आज की कक्षा में हम पाचन तंत्र के चौथे यानी कि अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इससे पहले के चरण में हमने मनुष्य की स्मॉल इंटेस्टाइन व लार्ज इंटेस्टाइन के संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके अंदर होने वाले पाचन के संबंध में पढ़ेंगे। मनुष्य के आमाशय से जो भोजन होता है, जिसे काइम कहते हैं, वह छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसे ग्रहणी या ड्यूडिनम कहते हैं, जो कि अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की होती है। इसमें यहाँ पित्त रस व अग्न्याशय रस, दो रस मिलते हैं। सबसे पहले हम पित्त रस की बात करते हैं। मनुष्य की छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में यकृत से एक नली निकलती है, जो कि यकृत के गॉल ब्लैडर वाले रीजन से निकलती है और ग्रहणी वाले भाग में पित्त रस को स्रावित करती है। पित्त रस एक क्षारीय द्रव है, जो कि लगभग 7.8 से 8.5 जिसकी पीएच होती है, अर्थात ये क्षारीय होता है। यह हरे पीले रंग का होता है। इसके अंदर बिलिरुबिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसमें पीला रंग आता है, और बिलिवर्डिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसमें हरा रंग आता है। और यही दो पिगमेंट होते हैं जिस कारण मनुष्य का जो मल होता है वह पीले रंग का होता है। आप अमूमन देखते हैं, जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उस समय हमसे हमारे मल के रंग के बारे में पूछता है। वो इससे यह आइडिया लगाता है कि इसके अंदर लीवर सही काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। अब यह पित्तरस कार्य क्या करता है? पित्तरस एक तो आमाशय से आए हुए भोजन को क्षारीय बनाता है। दूसरा, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन यानी कि पाइसीकरण करता है। पाइसीकरण से मतलब होता है कि वसा के बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में बदल देना। जो मनुष्य का यह जो पाचक रस, जो पित्त रस होता है, यह यकृत में बनता है, किंतु यह गॉल ब्लैडर में आके संचित होता है। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि क्या पित्त रस गॉल ब्लैडर में बनता है? नहीं, बनता लीवर में है, गॉल ब्लैडर में संचित होता है। इसकी तुलना हम ऐसे कर सकते हैं जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर क्या करता है? पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करता है। इसी प्रकार गॉल ब्लैडर क्या करता है? यकृत में बने हुए पित्त रस को रेगुलेट करता है, उसकी मात्रा को घटाता बढ़ाता है। हमने देखा है, जब घरों में किसी को पीलिया यानी कि यकृत संबंधी बीमारी हो जाती है तो घर में उसको तला भुना या गरिष्ठ भोजन देने को मना करते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि जो यकृत से निकला पित्त रस होता है वो वसा का पाइसीकरण करता है, और जब पीलिया होता है तो उस समय यह रस कम मात्रा में निकलता है, जिससे वसा का पाचन नहीं हो पाता है। अब हम चलते हैं दूसरे यानी कि अग्न्याशय रस। स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्रहणी वाले रीजन में अग्न्याशय से एक नलिका खुलती है, जिसके द्वारा अग्न्याशय रस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस भाग में मिलता है। अग्न्याशय रस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, अर्थात पूर्ण पाचक रस। इसके अंदर भोजन के सभी अवयवों को पचाने की सामर्थ्य होती है। अब हम इसके अंदर देखते हैं ये कैसे पचाता है। इसके अंदर प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है। अग्न्याशय रस प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसैकेराइड श्रृंखला को तोड़कर डाइसैकेराइड यानी कि बहुत से अणुओं को तोड़कर दो दो अणुओं के ग्रुप में बांट देता है। वसा के लिए यहाँ लाइपेज एंजाइम होता है, जो कि वसा जो कि पाइसीकरण द्वारा सरल अणुओं में बदल चुकी है उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और न्यूक्लिक अम्ल के लिए यहाँ न्यूक्लियेज एंजाइम होता है, जो कि डीएनए और आरएनए को उनके न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्रहणी वाले रीजन में जो पेट से भोजन कायम आया था, अब उसमें पित्त रस और अग्न्याशय रस दोनों मिल जाते हैं, भोजन को पचा देते हैं। अब यह भोजन कायम की जगह पर काइल कहलाता है। अब यह काइल स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले रीजन से होते हुए लास्ट रीजन
इलियम यानी कि क्षुद्रांत में आ जाता है। जो क्षुद्रांत होती है उसके अंदर, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, लीवर कुहन की दरारें यानी कि क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन पाई जाती है। वहां से आंतरी रस निकलता है। इस आंतरी रस के अंदर भी बहुत से पाचक रस होते हैं। जो छोटी आंत के प्रथम भाग यानी कि ग्रहणी में जो थोड़ा बहुत पाचन रह गया था, अब वो यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। इस आंत्र रस में सबसे पहले प्रोटीन के जो पाचक एंजाइम होते हैं उनको इरेप्सिन कहते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि ग्रहणी वाले रीजन में प्रोटीन टूटकर पॉलीपेप्टाइड बन चुका है और इलियम वाले रीजन में पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्लों में टूट जाते हैं, यानी कि प्रोटीन का सबसे सरल रूप आ चुका है। उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट ग्रहणी वाले रीजन में डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो चुका था और इलियम वाले रीजन में वह डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर शर्करा के हिसाब से एंजाइम होते हैं। यदि शर्करा माल्टोज है तो यहाँ एंजाइम माल्टेज लगेगा, लैक्टोज के लिए लैक्टेज लगेगा, सुक्रोज के लिए सुक्रेज लगेगा। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट भी अपने सरलतम अणुओं में आ जाता है और वसा में लाइपेज एंजाइम काम करता है और वह वसा को पुनः वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट में आता है न्यूक्लिक अम्ल और हमने देखा ग्रहणी वाले रीजन में न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स टूट जाते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप में टूट जाते हैं। फिर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड को पुनः तोड़ देता है जो कि नाइट्रोजन क्षार और शर्करा में बदल जाता है। इस प्रकार छोटी आंत के इलियम वाले रीजन में भोजन का कंप्लीट पाचन हो चुका है। अब पाचन तो हो गया, इसके बाद का अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप होता है अवशोषण। अब इसमें क्या होता है, जो इलियम के अंदर फिंगर से विलाई होते हैं, रसांकुर होते हैं, ये इनमें ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं और लिम्फ कोशिकाएं पाई जाती हैं, केशिकाएं पाई जाती हैं। ये केशिकाएं क्या करती हैं, जो लिम्फ केशिकाएं होती हैं वो भोजन के वसी अम्ल और ग्लिसरॉल को अवशोषित कर लेती हैं और रक्त केशिकाएं अब भोजन का जो प्रोटीन वाला अमीनो अम्ल बचा है, शर्कराएं बची हैं, नाइट्रोजन क्षार बचे हैं, विटामिन बचे हैं, खनिज लवण बचे, उनको अवशोषित कर लेती है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। पाचन तंत्र का अंतिम चरण होता है स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। जो हमने इतना भोजन करा है उसका फायदा क्या है? तो रक्त केशिकाएं इस अवशोषित भोजन को कोशिकाओं में ले जाती हैं और जितना भी पोषक तत्व है वो कोशिकाओं के जीव द्रव्य में जाके समाहित हो जाता है, आत्मसात हो जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अब इससे ऊर्जा निकलती है जिससे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों को करता है। इस प्रकार पहले हमने भोजन किया, फिर उसका पाचन किया, फिर उसका अवशोषण किया और लास्ट में स्वांगीकरण कर लिया। अब जो अपच भोजन है वह इलियम वाले रीजन से बड़ी आंत के काइम वाले सीकम वाले रीजन में पहुंच जाता है। सीकम से यह बड़ी आंत के मध्य वाले भाग कोलन में पहुंचता है, जहां अपचित भोजन को अर्ध ठोस मल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस रीजन में इस अपच भोजन में उपस्थित एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यहां से यह मल बड़ी आंत के अंतिम भाग यानी कि रेक्टम में पहुंच जाता है। रेक्टम से यह गुदा द्वार के द्वारा शरीर के बाहर मल के रूप में छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण यानी कि इजेशन कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। अपने अगले वीडियो में हम मनुष्य के शरीर के अगले तंत्र को लेकर आएंगे। धन्यवाद।